हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पीसीएस क्रक्स। तो आज हम करेंगे ब्रिक्स। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में ब्रिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा कि आपको पता है, ब्रिक्स जो है वो बड़ी बड़ी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, बड़े बड़े जो देश हैं, उनको कवर करता है। तो आज हम करेंगे 17th ब्रिक्स समिट, जो कि हुआ था ब्राज़ील में 6 से 7 जुलाई 2025 में। ब्राज़ील की जो सिटी है रियो डी जेनेरियो, ये वहाँ पर कंडक्ट हुआ। और इसकी जो थीम थी वो थी स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। ये याद रखना इसलिए ज़रूरी है, कई बार थीम्स पूछ ली जाती है। तो जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो इस क्लास में आपको ब्रिक्स के बारे में मिल जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल अपडेटेड है, करंट अफेयर इसमें बिल्कुल जोड़ा हुआ है। और इसमें जो आगे की राह या आप कह सकते हो कि क्या संभावनाएं हो सकती है, वो भी आज के टाइम यानी कि आज जो कि है 31 अगस्त 2025, उस दिन इसकी क्या जरूरत है या क्या संभावनाएं हैं ब्रिक्स के बारे में, वो भी अपडेटेड मिलेगी आपको आज के संदर्भ में। ठीक है, तो अगर आप सब्जेक्टिव पेपर देने वाले हैं या यूपीएससी को कैटर करने वाले हैं, टारगेट करने वाले हैं, तो उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल हो जाएगी क्लास। ओके, तो हम बात कर रहे हैं ब्रिक्स के 17वें तो 17th होता है, 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की, यानी कि 17th ब्रिक्स समिट की, जहां पर हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी, उन्होंने पार्टिसिपेशन किया था, जो कि 6 से 7 जुलाई 2025 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में कंडक्ट हुआ था। ठीक है, तो थीम के बारे में मैंने बता ही दिया है कि स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस थी। इसका हिंदी वर्जन भी मैं लिख सकती थी, बट मुझे लगा कि इसको याद रखना बहुत आसान है। हिंदी में अगर आप इसको ट्रांसलेट करते हो तो उसको याद रखना बड़ा मुश्किल है। तो क्योंकि स्ट्रेंथन कर रहे हैं ये ग्लोबल साउथ को, यहाँ पे ये वर्ड यूज, ये आप याद रख सकते हो, ग्लोबल साउथ को सस्टेनेबल गवर्नेंस और इंक्लूसिव, ये जो वर्ड्स हैं, की वर्ड्स है, अगर इनको याद रखोगे आप तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि ये ब्रिक्स के बारे में है। ठीक है, क्योंकि साउथ की जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं, साउथ के जो नेशंस हैं, वो इसके अंदर मोस्टली पार्टिसिपेंट्स है। ठीक है, तो जो साझेदार देश है, देखिए, एक तो होते हैं मुख्य या सदस्य देश यानी कि मेंबर कंट्रीज। ठीक है, तो मेंबर्स हैं जो अभी हमारे हैं 10। ठीक है, उन 10 के अलावा भी जो साझेदार देश है, या हो सकता है अपकमिंग ईयर्स में वो सदस्य बनना चाहे, तो उनमें ये आपको नाम ध्यान रखने। देखिए, बेलारूस, बेलारूस जो है ये यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, अब हम यहाँ से ये भी पता लगा सकते हैं जो बनना चाहते हैं मेंबर्स, वो कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं। बोल्विया जो है साउथ अमेरिका। ठीक है, कजाकिस्तान एशिया, क्यूबा साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, या ये बीच में आ जाता है। ठीक है, साउथ और नॉर्थ अमेरिका के बीच का देश है क्यूबा, आइलैंड कंट्री है। उसके बाद है नाइजीरिया, अफ्रीका से। मलेशिया एशिया। ठीक है, इस नाम में ये एशिया, मलेशिया। थाईलैंड भी एशिया, वियतनाम भी एशिया, ये साउथ एशिया की है, साउथ ईस्ट एशिया। युगांडा अफ्रीका। ठीक है, और उज्बेकिस्तान जो है ये भी एशिया। तो एशियन कंट्रीज ज़्यादा है, तो एक, दो, तीन, चार, पांच एशियन कंट्रीज है जो आना चाहते थे। मलेशिया और थाईलैंड और वियतनाम, ये तो एक दूसरे से बिल्कुल साउथ ईस्ट एशियन कंट्री यानी कि एशियान की कंट्रीज हैं, ये याद रखी जा सकती है। और कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये एशिया से याद रख लो, इसको याद करने का बेस्ट तरीका है। अफ्रीका की दो कंट्री है, नाइजीरिया और युगांडा। ठीक है, उसके अलावा साउथ अमेरिका की जो है वो है क्यूबा और बोल्विया। उसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज में आता है बेलारूस। ठीक है, अब जो मेंबर्स हैं यानी कि मेंबर कंट्रीज हैं वो हैं 10। जो शुरू की है वो ब्रिक से शुरू हुआ था, तो ये याद रखना, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, ये 2009 में सदस्य बने थे। तो साउथ अफ्रीका 2010 में आया था। उसके बाद इसकी एक्सटेंशन हुई है और अभी हमारे पास 10 देश हैं। 2001 में जिम ओ नील ने, ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जो, उन्होंने स्टार्ट किया था, यानी कि उन्होंने ये मेंशन किया था अपनी बुक में कि अगर ये सारे देश, ब्रिक नाम से उन्होंने कहा था, ये अगर जो ब्रिक के जो देश है वो एक साथ आएंगे तो ये काउंटर कर सकते हैं, नाटो को भी काउंटर कर सकते हैं, ये G7 यानी कि ग्रुप 7 या G20 जैसे जो ग्रुप्स हैं उनके, या इन्होंने ये कहा था मेनली कि ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं ब्रिक। ठीक है, और बड़ी कंट्रीज हैं, ना केवल डेवलपिंग है बल्कि बड़ी कंट्रीज हैं। इसके बाद 2006 की बात करें
2006 में G8 आउटरीच समिट हुआ था, वहां पर फॉर्मल हो गए थे ये, यानी कि चारों देशों ने ब्रिक यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना ने डिक्लेरेशन दे दी थी कि हम एक संगठन बनाने जा रहे हैं। तो फर्स्ट समिट जो था 2009 में हुआ था रशिया में, ये हुआ था रशिया में हुआ था, ठीक है। तो रशिया की एक येकतिनबर्ग नाम की जो जगह है वहां पर 2009 में फर्स्ट समिट हुआ, ठीक है। फिर 2010 में ये ब्रिक्स से ब्रिक्स बन गए, यानी कि एस मतलब साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया 2010 में। फिर 2024 में 4 सदस्यों ने और सदस्यता ग्रहण करी, उनमें है ईरान जो कि एशिया से है, ठीक है, यूएई एशिया से है, इजिप्ट अफ्रीका से है, इथोपिया भी अफ्रीका से, यानी कि 2 अफ्रीकन कंट्री और 2 एशियन कंट्री, ठीक है, ये सदस्य बनी। और उसके बाद 2025 में इंडोनेशिया भी नया जुड़ गया, ये भी एशियन कंट्री है, ठीक है। तो अर्जेंटीना जो थी, अर्जेंटीना भी सदस्य बनना चाहता था, पर एन वक्त पे उन्होंने पीछे कदम ले लिए, यानी कि ये बने नहीं। साउथ अरेबिया जो है अभी शामिल नहीं हुआ, लेकिन डिस्कशन चल रहा है, ठीक है, ऑन बोर्ड है, बन सकता है ये देश भी इसका पार्ट, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो ब्रिक्स है 2025 का जो मेन एजेंडा है वो क्या था, ठीक है। तो अभी जो 2025 का मेन एजेंडा हुआ है उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। आई थिंक इससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं जो ब्रिक्स है वो बेसिकली है क्या, है ना। तो इसमें जो पूरा विश्व है उसका 45% जनसंख्या ब्रिक्स के अंतर्गत आता है। इसका जो जीडीपी है वो 37.3% को कवर करता है। जो वर्ल्ड वाइड जो जीडीपी है उसका परसेंटेज 37.3, ये बाकी के जो 10 देश है इनकी है। तो देखिए काफ़ी ह्यूज है, 45% तो जनसंख्या है, 37.3 जीडीपी। और ईयू और G7 से जो ब्रिक्स है, अगर हम बात करें ईयू से 14.5% ज़्यादा है यहाँ की अर्थव्यवस्था यानी कि जीडीपी, और G7 से 29.3% ज़्यादा है जीडीपी। 44% जो कच्चा तेल है वो इन्हीं 10 देशों से मिलता है विश्व को। 2014 में हमारा न्यू डेवलपमेंट बैंक बना इसका ब्रिक्स का। जो ब्रिक्स के जो सदस्य देश है 2014 तक 5 ही थे, ब्रिक्स ही था ना ये, तो इन 5 देशों ने मिलकर एनडीबी बनाया था 2014 में, ठीक है। तो भारत चीन जो डोकलाम गतिरोध है, यानी कि जितने भी द्विपक्षीय तनाव है उनको बहुत अच्छे से ये मंच प्रदान करता है, तटस्थता भी प्रदान करता है, गैर पश्चिमी कूटनीतिक मंच प्रदान करता है। यानी कि देखिए बाकी की जगह जैसे अगर हम G7 की बात करें या G20 की बात करें या हम यूएन की बात करें, अगर यहाँ पर कोई भी जो दो देश हैं, अगर कोई भी अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहता है तो ये पश्चिमी देशों का हस्तक्षेप होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ओनली ब्रिक्स है, ठीक है, यानी कि सारे विकासशील देश है, एक तो पश्चिमी देश कोई है नहीं, तो इनमें कोई इनका खुद का कोई फायदा उठाने वाला देश नहीं है, ठीक है। अगर बात करेंगे तो आपस में अपने ही तनाव को या अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट करने की बात करेंगे, ठीक है। तो बात करें जैसे कि एक एग्जांपल अभी यहाँ पर है, भारत और जो चीन है उनके बीच में जो डोकलाम गतिरोध उत्पन्न हुआ, जो कि भूटान का क्षेत्र है डोकलाम, वहां से भारत और चीन को प्रॉब्लम हो रही है। तो उस तनाव को दूर करने के लिए एक दूसरे के सामने बैठ सकते हैं ब्रिक्स के थ्रू, जब भी समिट्स होंगे तो ये द्विपक्षीय बात कर सकते हैं, बीच में कोई नहीं आएगा, ये 1 to 1 बात कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है जब 1 to 1 बात होती है तो स्पष्ट बात होती है ना। उसके बाद जो ब्रिक्स है वो रचनात्मक सहयोग और संवाद या रचनात्मक संवाद के लिए, सहयोग के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ना। IMF और WB यानी कि वर्ल्ड बैंक जो है वहां पर भी ये एक मजबूत स्थिति में होता है ब्रिक्स, क्योंकि कई देश एक साथ आए हैं, उनका जो साझा मंच है, उन्होंने एक साथ कोई कूटनीति बनाई है या एक तर्क पर सहमत हुए हैं, तो IMF और WB यानी कि वर्ल्ड बैंक के सामने अपना पक्ष रख सकते हैं। तो उसमें सुधार चाहते हैं तो एक बड़ी आवाज बनकर इनके सामने जाएंगे तो इनको इनकी बात माननी ही पड़ेगी, ठीक है। यानी कि एकता का जो बल है वो यहाँ दिखाया जा सकता है। समावेशिता और वैश्विक सहभागिता, यानी कि जैसे कि WTO है, ये अपनी बहुत सारी ये पॉलिसीज बनाता है कि इस तरह की पॉलिसीज होनी चाहिए अर्थव्यवस्था में, है ना। तो उसको काउंटर करने के लिए भी ये मंच जो है वो एकता का प्रतिबिंब प्रदान करता है ना, एकता का प्रतिबिंब है। यानी कि इससे अगर ये एक बन के बात करते हैं WTO से तो अपने हिसाब से यहाँ पर पॉलिसीज
बनवा सकते हैं, कानून बनवा सकते हैं, WTO से लागू करवा सकते हैं। उभरता हुआ राजनीतिक व आर्थिक गठबंधन है, ठीक है, जैसे कि G7 और G20 है। उसी तरह से जैसे G7 बात करें तो ज़्यादातर यहाँ पर गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना वो आपको याद होगा, तो GF और जूस, है ना, ये सारी जितनी कंट्रीज है सारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, और ज़्यादातर जो इसमें कंट्रीज हैं वो यूरोपियन कंट्रीज है, ठीक है, अगर जापान को छोड़ दो तो। जापान वैसे बेशक ही एशियन कंट्री है, लेकिन इसके सारे फीचर्स जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सारे यूरोपियन कंट्री की तरह डेवलप्ड देश है ये, और उन्हीं की बात मानता है, तो उन्हीं के साथ ही चलना चाहता है, तो इसलिए इसको भी कह सकते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज है ये। तो ऐसे ही G20 है, उसमें भी एक इसमें दोनों तरह के डेवलप्ड और डेवलपिंग दोनों स्टेट्स हैं, दोनों नेशंस हैं, तो ये भी एक बड़ा गठबंधन है। तो यानी कि जहाँ पर भी कुछ ऐसे प्रोमिनेंट या जो मुख्य देश शामिल हो जाते हैं जिस संगठन में, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, और वो विश्व पटल पर जितनी भी गतिविधियां होती है उनको काउंटर करने के लिए या उन पर प्रभाव डालने के लिए अपना यूज करता है अपनी शक्ति का, है ना। तो इसी तरह से जो ब्रिक्स है वो भी अपना यूज कर सकता है, इसीलिए एक उभरता राजनीतिक और आर्थिक गठबंधन है, क्योंकि इसमें जितने भी देखिए आप देश देखेंगे, चाहे वो ब्राजील हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो। साउथ अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में सबसे डेवलप्ड देश है, यानी कि जितने भी बाकी के देश है अफ्रीका में, उनमें साउथ अफ्रीका का अलग ही स्थान है। ऐसे ही रशिया, इंडिया और चाइना जो है तीनों देश है एशिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, पॉपुलेशन वाइज भी, अर्थव्यवस्था वाइज भी, और कल्चरल वाइज भी, है ना, काफ़ी रिच है। ऐसे ही अगर हम साउथ अमेरिका की बात करें तो ब्राज़ील जो है वहाँ की एक इम्पोर्टेंट कंट्री है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, और इसकी उभरती अर्थव्यवस्था भी डेवलपिंग है। तो जितने भी देश हैं यहाँ हमारे ब्रिक्स प्लस, इन सब की GDP जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बड़ी GDPs में कन्वर्ट हो रही हैं। दूसरा कि जो विश्व अर्थव्यवस्था है वो इन देशों के बिना मतलब अपने आप को पंगु महसूस कर सकती है। तो इनके पास जैसे ऑयल भी है, इनके पास कच्चा पदार्थ भी है, इनके पास टेक्नोलॉजी भी है, ये डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ बढ़ रही है तेजी से। इनके जो आर्थिक वृद्धि है या आर्थिक समृद्धि है वो भी बढ़ रही है, आर्थिक विकास की जो गतिविधि है या जो परसेंटेज है वो भी काफी तेजी से बढ़ रहा है ना। तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। फिर बात की जाए तो ब्रिक्स में जो चुनौती है वो क्या है, तो सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है स्थायी मुख्यालय और सचिवालय का अभाव, यानी कि कोई परमानेंट ऑफिस नहीं है ब्रिक्स का, ठीक है, परमानेंट ऑफिस नहीं है। परमानेंट ऑफिस नहीं है तो सेक्रेटरीट भी नहीं है, सचिवालय भी नहीं होगा। तो इससे क्या होता है कि जो निर्णय लिए जाते हैं समिट्स में तो उनको लागू करना और उनको एक तरह से व्यापकता प्रदान करना और उनको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लागू करना, ये बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है या बहुत स्लो प्रोसेस है ये, ठीक है। भू राजनीतिक विरोधाभास भी है, या आपको पता है जब कोई भी ग्रुप होता है तो उसमें दो तरह से हम कोई भी सहमति या किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। एक तो होता है मेजोरिटी बेस, ठीक है, कि भाई मान लो 10 मेंबर है, 10 में से मेजोरिटी यानी कि यहाँ पे क्या आएगी 5+1, यानी कि 6 लोग अगर या 6 नेशंस मानेंगे तो वो निर्णय माना जाएगा, ठीक है, वो ऑप्शन ले लिया जाएगा। दूसरा तरीका है सर्वसहमति या सर्वसम्मति, ठीक है। सर्वसम्मति का मतलब है सब ऑल मेंबर्स तैयार होने चाहिए, ठीक है, सारे तैयार है किसी पक्ष को लेकर या किसी डिसीजन को लेकर तभी वो डिसाइड होगा, ठीक है। तो जो ब्रिक्स है उसमें यही वाला है सर्वसम्मति, यानी कि सारे के सारे अगर 10 देश है तो 10 के 10 देश उस बात को मानने के लिए तैयार होने चाहिए, तभी वो निर्णय लिया जाएगा, तभी वो चीज होगी, ठीक है। तो इसीलिए प्रक्रिया जो है उसको जटिल माना गया है, क्योंकि 10 के 10 बड़ी मुश्किल से एकजुट या सर्वसम्मति बड़ी मुश्किल से मिलती है, सहमति नहीं मिलती है सारे देशों की किसी एक मुद्दे पर, तो ये इसलिए प्रक्रिया जटिल है ना। जबकि मेजोरिटी की बात की जाए तो वो आसानी से मिल सकती है कि भाई किसी भी बात को लेकर 10 में से 6 लोग तो तैयार हो सकते हैं, लेकिन 10 में से 10 लोग तैयार हो जाए ऐसा मुश्किल या रेयर होता है, इसलिए प्रक्रिया जटिल मानी जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें नाम और नाम यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के जो देश है और G77 जैसे देश हैं, तो ये जो ग्रुप है G77 इसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं, ठीक है, नाम में भी बहुत सारे मेंबर्स हैं। तो आज इन दोनों संगठनों का जो हाल है वो बड़ा ही सुस्त है और अप्रभावी है, यानी कि इनसे कोई अ, विश्व पटल पर इनका कोई प्रभाव नहीं है ना। तो अगर ये कोई सजेशंस देते हैं, पहली बात तो ये एक मत होते ही नहीं है, अगर हो भी जाए तो इनका कोई ज्यादा
प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि और अलग अलग संगठनों से जुड़े होने की वजह से यहाँ पर कोई ना तो इनकी रेगुलर मीटिंग्स होती है, ना इनका रेगुलर कोई संगठन है, ना ही कोई इस तरह की चीज़ें ये लगातार मुद्दों पर बात करते हैं, तो इसलिए अप्रभावी है। तो ये डर है कि कहीं ब्रिक्स का हाल भी ऐसा ही ना हो जाए, क्योंकि यहाँ की प्रक्रिया जटिल है, तो ये आपस में ही एक दूसरे से असहमति प्रकट करेंगे, तो विश्व पटल पर इनकी जो इमेज है वो उसी तरह से बन जाएगी जैसे कि नाम और G77 जैसे ग्रुप्स की है। ठीक है, उसके बाद बात की जाए कमजोर होती अर्थव्यवस्था है, तो इस संगठन में, ब्रिक्स में जितने भी देश हैं उनकी जो अर्थव्यवस्था है, बेशक वो 2001 के संदर्भ में देखी जाए तो बड़ी तेजी से जा रही थी, लेकिन जैसे अगर हम इन दोनों देशों की बात करें, चाइना की, तो इसकी बहुत स्लो डाउन होते जा रही है। बड़ी तेजी से हुई थी 2020 तक, बड़ी तेजी से चल रही थी चाइना की अर्थव्यवस्था, लेकिन 2023 से 2024 की बात करें तो देखिए ये काफी नीचे जा रही है। 2028 का अनुमान 3.4% तक जाता हुआ दिख रहा है, जो कि काफी स्लो है इनका आर्थिक विकास। इसी तरह से रशिया है, रशिया की बात की जाए तो ये युद्ध में फंसा हुआ देश है, इसीलिए इसका पतन हो रहा है इकोनॉमिकली भी। ठीक है, और इसके जो रिसोर्सेज है वो भी काफ़ी तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं, जैसे कि ये पैसा इकट्ठा करने के लिए, युद्ध के लिए ये अपने रिसोर्सेज को बेच रहा है अंधाधुंध, है ना। तो इसलिए भी ये रशिया कमज़ोर होता जा रहा है आर्थिक रूप से। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, इंडिया की भी इतनी अच्छी हालत नहीं है, स्लो ही चल रहा है अभी ये भी। ठीक है, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील है, ब्राज़ील है वो थोड़ा सा, ये थोड़ा सा सेफ साइड है, अदरवाइज ज़्यादातर जो देश हैं वो स्लो है। नेक्स्ट जो चुनौती है वो है वैश्विक संस्थाओं पर सीमित प्रभाव, यानी कि ज़्यादा प्रभाव डाल नहीं पा रहा है ब्रिक्स, चाहे ब्रिक्स प्लस की बात की जाए। तो जो वर्ल्ड बैंक है उसमें सिर्फ 19% मतदान शक्ति है, सिर्फ 19%। देखिए देश की जो पॉपुलेशन है वो है इन सभी देशों की 45%, तो 45% के पास सिर्फ 19% मतदान शक्ति है वर्ल्ड बैंक में। जबकि G7 जो छोटा सा ग्रुप है, इसमें ओनली 7 कंट्रीज हैं, उनके पास 40% रिप्रेजेंटेशन है वर्ल्ड बैंक में, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी काफ़ी सीमित प्रभाव वो डाल सकता है ब्रिक्स प्लस। ठीक है, उसके बाद एनडीबी के पास भी, जबकि हमने देखो काउंटर में WB यानी कि वर्ल्ड बैंक और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और AIIB के मुकाबले हमने एनडीबी को प्रस्तुत किया था कि चलो हम यहाँ से बिल्कुल इनके इक्विलेंट या इनको काउंटर करने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया था ब्रिक्स ने, बट इसके पास पर्याप्त साधन ही नहीं है, इसलिए इसको इन तीनों बड़े बड़े आर्थिक संगठनों को ही काउंटर नहीं कर पा रहा है। अब बात कर ली जाती है, थोड़ी सी कर लेते हैं कि जो मेन एजेंडा है 2025 का वो क्या है। ठीक है, अभी 2025 में जो 6-7 जुलाई 2025 में समिट हुआ है, उसमें थीम हमने पढ़ ली थी, इंडोनेशिया शामिल हुआ, ये पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि मेन एजेंडा क्या रहा। तो सबसे बड़ा जो मेन है वो है ये ग्लोबल हेल्थ, ट्रेड एंड फाइनेंस, क्लाइमेट चेंज, AI गवर्नेंस, मल्टीलेटरल पीस और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, यानी कि इन 6 स्टेजेस पर, या ये कहा जाए इन 6 पॉइंट्स पर बात हुई ज़्यादा है। तो ग्लोबल हेल्थ, क्योंकि हेल्थ कोविड के बाद जो विश्व है वो कमज़ोर हुआ है, तो यहाँ पर एक रूपता दिखाने के लिए यहाँ पर बात ज़्यादा हुई है। ट्रेड और फाइनेंस, क्योंकि जैसे कि बात की कि अर्थव्यवस्था स्लो डाउन हो रही है सभी देशों में, तो ब्रिक्स करेंसी नई लाने की बात हो रही है, यानी कि जो डॉलर है उसको काउंटर करने के लिए ब्रिक्स करेंसी लाने का जिक्र हुआ है। पीछे जो रशिया है, रशिया जो युद्ध में फंसा हुआ है, तो उस स्थिति में भी ज़रूरी हो जाता है कि कोई कोई उसकी काउंटर की करेंसी हो, जिससे कि प्रॉब्लम ना आए बाकी के देशों में। ठीक है, तो यानी कि USA के जो मोनोपोली है करेंसी में, उसको तोड़ने की कोशिश की गई है। क्लाइमेट चेंज पर बात हुई है, क्लाइमेट चेंज बहुत दिनों से परेशान कर रहा है, तो उसको किस तरह से सुधारा जा सकता है, स्थितियाँ कैसे एनवायरनमेंट की बेहतर की जा सकती है, क्या क्या चीज़ें हैं या इनोवेशन है वो किए जा सकते हैं, क्या रिसर्च वर्क हो सकता है, उसकी बात हुई है। AI गवर्नेंस, यानी कि आपको पता ही है जो अभी जो गवर्नेंस है वो हमारी गवर्नेंस चलती है, ज़्यादातर डिजिटलाइजेशन हो रखा है ना गवर्नेंस पर। तो उस स्टेज पे भी बात हुई है कि किस तरह से AI का यूज़ अच्छी गवर्नेंस के लिए किया जा सकता है। तो AI कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकती है, कैसे डाल सकती है, उस पर बात हुई है। मल्टीलेटरल पीस, पीस देखिए एक तरह की नहीं होती, मल्टीलेटरल कई टाइप की जो पीस होती है, उसको जैसे टेक्नोलॉजी बेस्ड पीस भी होती है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन के रूप में इन्होंने बात की है, वो भी पीस की बात हुई है। अगर अपने जो तनाव है उनको बातचीत के द्वारा हल करना, उस तरह से भी पीस को बढ़ावा दिया जा सकता है, तो इस कॉन्सेप्ट पर बात हुई है। इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट की बात हुई है कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उसका जो डेवलपमेंट हो वो हो।
चाहे वो आर्थिक इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे शैक्षणिक इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो इंटरलिंक्ड इंस्टीट्यूशंस हो, या आप बात करें एनडीबी की, वो इंस्टीट्यूशन यानी कि जितने भी इंस्टीट्यूशनल्स में हैं उनके डेवलपमेंट के लिए क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाई जा सकती है, उसके बारे में बात हुई है। दूसरा है कि ये तो ठीक है कि उन पर बात हुई है, अब नोटेबल आउटकम्स क्या आए हैं, यानी कि उन पर तो बात हुई है लेकिन निकला क्या है समिट से। तो जो निकला है या जिस पे हस्ताक्षर हुए या जिन कॉन्टेक्स्ट पर एक वो तो था फॉर्मली, जिन पर एजेंडा था ये, ठीक है, ये एजेंडा वाले क्षेत्र थे। अब जो निकला है आउटकम क्या है, वो ग्लोबल साउथ रिप्रेजेंटेशन पुश, यानी कि जो साउथ साउथ ज्यादातर जो कंट्रीज हैं ब्रिक्स प्लस में, वो साउथ वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो यानी कि साउथ के डेवलपमेंट को पुश या रिप्रेजेंटेशन को पुश करने की बात 2025 में हुई है। यानी कि जितने भी संगठन है, जैसे चाहे यूएन हो, चाहे वो डब्ल्यू वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो आईएमएफ हो, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर ग्लोबल साउथ के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ावा, यानी कि ये एक होकर उन क्षेत्रों में काम करेंगे, चाहे वो यूएन की बात हो, चाहे या डब्ल्यूटीओ की बात हो, चाहे आईएमएफ की बात हो। तो यहाँ पर जब भी अपनी बात रखनी होगी तो ये सारे इकट्ठे मिलकर या एक होकर अपनी बात को रखेंगे, जिससे कि रिप्रेजेंटेशन प्रभावी हो सके, ठीक है। उसके अलावा दूसरा जो है वो एआई और क्लाइमेट फ्रेमवर्क्स, यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और जो क्लाइमेट के संदर्भ में जो बातें की गई हैं उनको ऑन पेपर ही ना रखा जाए, बल्कि उनको एक तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सके, एग्जीक्यूट किया जा सके, तो उस संदर्भ में बात हुई है, ठीक है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा 2025 के नोटेबल आउटकम्स क्या है और मेन एजेंडा क्या था, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एक जो चुनौती थी, उसमें जो नेक्स्ट चुनौती है वो है धीमी डॉलरीकरण की जो प्रक्रिया, ये भी एक चुनौती है, ठीक है। तो डी डॉलराइजेशन जो है, ये बात तो कर ली है। पहले जो चुनौती थी कि भाई डॉलरीकरण, यानी कि डी डॉलरीकरण, यानी कि डी डॉलराइजेशन होना चाहिए, बट इसकी जो प्रक्रिया है, इससे इसके बारे में जो उठाने वाले स्टेप्स है वो बहुत धीरे धीरे उठा रहे हैं सभी देश। तो ये दिमाग में तो आ गया था कि डॉलर का विकल्प होना चाहिए, लेकिन इसका जो प्रयास है वो धीमा और असंगत है। हालांकि जो ईरान, रशिया, चीन है, जो इन तीनों देशों ने आपसी व्यापार जो है अपनी स्थानीय मुद्रा में ही करने की कोशिश की है, ठीक है। तो एक तरह से कोशिश तो हुई है, लेकिन ये कैसी है, अपर्याप्त है, ठीक है। तो इस तरह से तो डॉलर से छुटकारा नहीं मिल सकता, या तो अपनी खुद की करेंसी। तो इसलिए 2025 में जो मेन एजेंडा है वो ट्रेड में और फाइनेंस में, अगर आपने देखा होगा तो क्या था, ब्रिक्स करेंसी को इनिशिएट करने की बात की गई है। और जैसे कि आपको पता है अभी जो ट्रम्प है भाई साहब है, वो क्या कर रहे हैं, टैरिफ टैरिफ खेल रहे हैं, है ना। तो टैरिफ टैरिफ खेल रहे हैं, तो इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट को धक्का लगेगा, एक्सपोर्ट को धक्का, स्पेशली अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए। रशिया तो वैसे ही परेशान था, ठीक है। तो रशिया से हम क्या ले रहे थे, तेल ले रहे थे, और दे क्या रहे थे रशिया को हम, ये हम इससे सस्ता तेल ले रहे थे ना, दे क्या रहे हैं, हम इंडियन रुपी दे रहे हैं कुछ कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन रुपी दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी करेंसी की बात हो रही है। तो अगर एक इन सारे देशों की एक ही करेंसी हो तो ये प्रॉब्लम ना हो कि भाई मेरे पास रुपया ज्यादा आ गया या येन ज्यादा आ गया, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम से दूर होने के लिए इन्होंने ब्रिक्स करेंसी की 2025 में जो समिट हुई है बात की है, ठीक है। हालांकि ये जो प्रक्रिया है वो काफी धीरे है, तो एक चुनौती है, तो इसको तेज करना पड़ेगा। इसीलिए हम आगे की राह या इन चुनौतियों को किस तरह से हम कवर कर सकते हैं, या इनको चुनौतियों को किस तरह से हम एक सोल्यूशन बना सकते हैं या पावरफुल स्थिति में आ सकते हैं इन चुनौतियों को सुधार कर, तो वो देख लेते हैं एक बार। अगर हम संस्थागत सुधार कर लें, यानी कि सचिवालय और कार्यालय ब्रिक्स जो है वो ये बना लें, ठीक है। हम का मतलब यहाँ पर सभी ये ब्रिक्स के बारे में बात हो रही है। तो सचिवालय और कार्यालय का स्थायीकरण कर ले, यानी कि राजनीतिक और आर्थिक जो मुद्दे हैं उन पर सहमति होना, एक वो भी इनको एक मंच मिल जाएगा ना, कि आसानी से किए जा सके, एक फॉर्मेट इनको मिल सके, ठीक है। रणनीतिक फोकस होना चाहिए, यानी कि भाई कोई प्रॉब्लम है तो उसको दूर करने के लिए, ठीक है, जो तनाव है, तो रणनीतिक फोकस का मतलब है, या किसी जैसे वर्ल्ड बैंक से या डब्ल्यूटीओ से कोई बात मनवानी है तो उसके बारे में कोई रणनीति बने सभी देशों की, कि कैसे इनको काउंटर करना है, कैसे अपनी बात मनवानी है, तो वो फोकस भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैश्विक विश्वसनीयता, यानी कि ऐसा ना हो कि जैसे इसके जितने भी मेंबर्स हैं, जैसे अगर हम बात करें सिर्फ ब्रिक्स की ही बात करें, तो यहाँ पर आके भी कुछ जो ब्रिक्स की समिट हो रही है तो वो कुछ और ही वादे कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही अगर G20
ग्रुप है या यूएन में यहाँ पर वार्ता हो रही है, यहाँ पर कुछ डिसीजंस लेने जा रहे हैं ये ग्रुप्स, तो उस वक्त इन ब्रिक्स की जितनी भी कंट्री है, ये तो है ही मेंबर्स, रशिया, इंडिया और चाइना, तो इसमें भी है और इसमें भी है ना, रशिया, इंडिया और चाइना। तो रिक जो है वो तो हर जगह ही है ना। तो ऐसा ना हो कि ये यहाँ पर कुछ कह रहे हैं लेकिन वहां जाके कुछ और ही कह रहे हैं, तो इससे क्या होगा, वर्ल्ड के जितने और बाकी के जो देश हैं जो ब्रिक्स के पास आना चाहते हैं, तो उनको या इनकी बात मानने के लिए तैयारी करने की कोशिश में है और इनको प्रभावी बनाने की कोशिश में है, तो उनको विश्वास ही ना हो, उनका विश्वास ही तोड़ दें ये लोग, है ना। तो यहाँ पर मान लो रशिया कुछ कह रहा है लेकिन यहाँ कुछ और ही कह रहा है, वैसे ये स्थिति चाइना करता है। तो चाइना यहाँ पे तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। यूएन में इंडिया की अगर हम बात कर लेते हैं एक एग्जाम्पल के लिए, इंडिया की जो सदस्यता है उसको डिनाई करता है, ठीक है, यहाँ पे डिनाई कर रहा है कि भाई नहीं, या इसके अगेंस्ट वीटो का यूज कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे रशिया यूएन में। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि हम इकट्ठे मिलके काउंटर करेंगे ट्रंप को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उसको अपनी अर्थव्यवस्था दिख रही है, ठीक है। तो ऐसी जो दोगली बातें हैं वो ना हो, अगर वो होंगी तो वैश्विक विश्वसनीयता पर क्वेश्चन मार्क होगा, तो वो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो जीडीपी और आर्थिक स्थिरता है उसके संदर्भ में भी बात की जानी चाहिए, यानी कि टू वे होनी चाहिए। अगर मान लो इंडिया और चाइना का दोनों का आर्थिक या व्यापारिक तौर पर एक दूसरे के साथ संबंध है, ठीक है, तो ये टू वे प्रोसेस होनी चाहिए, यानी कि वन वे ट्रैफिक नहीं होना चाहिए। तो दोनों को एक साथ आने के लिए स्थिरता तभी आएगी दोनों देशों में, और दोनों देशों में जब स्थिरता आएगी तभी दोनों का जीडीपी ग्रो होगा और ये काउंटर कर पाएंगे बाकी के बड़े देशों को, ठीक है। तो यहाँ जरूरी हो जाता है, जैसे कि मान लो यहाँ इंडिया इंपोर्ट कर रहा है, चाइना, सॉरी, हाँ, इंडिया इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है, चाइना एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है, तो बीच में जो खाई है वो ज्यादा बड़ी हो जाती है, तो ये ना हो। तो चाइना भी इंडिया पे भरोसा करे और इंडिया भी चाइना पे भरोसा करे, तो जो चीजें इन दोनों के आपस में किसी तीसरे देश से ना लेनी पड़े, अगर इन दोनों के पास है तो एक दूसरे के साथ ही एक्सचेंज करें, ठीक है। हालांकि इसमें भी कई चीजें हैं वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर बात यही हो रही है कि संस्थागत सुधार में जीडीपी और आर्थिक स्थिरता बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। तो उसको सही करने के लिए जितने भी ब्रिक्स के देश हैं वो आपस में ही जब कोई व्यापार करते हैं या कोई ट्रेड करते हैं या फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी बात होती है तो एक दूसरे को ट्रस्ट करें, ठीक है। उसके बाद है वित्तीय एकीकरण, यानी कि जैसे स्विफ्ट का एक विकल्प है, यानी कि ये आपने देखा होगा कि एक तरह का ये फाइनेंशियल एक वे है, जैसे कि हम यहाँ से, आपने देखा होगा कि जो जितने भी देश हैं वहाँ पे हमारे लोग हैं, ठीक है, बाहर काम करने के लिए गए हैं, तो जब वो यहाँ पैसा भेजते हैं इंडिया में, तो जैसे यूके से पैसा भेज रहे हैं, यूएई से पैसा भेज रहे हैं, ठीक है, यूएसए से पैसा भेज रहे हैं, या फिर सऊदी अरेबिया से पैसा भेज रहे हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पर पैसा कैसे भेज पा सकते हैं, वो स्विफ्ट के थ्रू, ठीक है। एक फाइनेंशियल वे आउट है जिससे कि ईजी हो रखा है पूरा का पूरा सिस्टम, ठीक है। तो सारे के सारे जो बैंक्स होते हैं, जो बड़े बड़े देश हैं उनके बड़े बड़े जो बैंक्स हैं वो इंटरलिंक्ड है स्विफ्ट के अंतर्गत, ठीक है। तो इसका विकल्प होना चाहिए ब्रिक्स देशों के पास, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा होना चाहिए जो स्विफ्ट की तरह काम करे। उसके बाद है एनडीबी ऋण विस्तार, यानी कि जो आपसे जो, जैसे कि बात हो रही डब्ल्यूबी, यानी कि वर्ल्ड बैंक क्या करता है, जितने भी जरूरतमंद देश है उनको ऋण प्रदान करता है, सस्ती दरों पर भी और महंगी दरों पर भी, ठीक है। तो ये नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस या जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी ये ऋण प्रोवाइड करता है, जिससे कि इसके पास इनकम भी अच्छी होती है, ठीक है, और ये एक पावरफुल संगठन बन जाता है। इसी तरह से ब्रिक्स को भी काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एनडीबी एक फाइनेंशियल ग्रुप है, बैंक है, तो इसका ऋण विस्तार होना चाहिए, यानी कि इसको पावरफुल बनाने के लिए इसके पास फंड ज्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पर भी फोकस करना चाहिए ब्रिक्स को। इसके अलावा ब्रिक्स प्लस विकास बैंक एक्सेट्रा बना सकता है ऋण एनडीबी को ही नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। ब्रिक्स प्लस जो देश हैं वो फ्री ट्रेड, ठीक है, एग्रीमेंट्स कर सकते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का मतलब है कि एक दूसरे देशों के साथ, जितने भी ब्रिक्स प्लस के मेंबर्स हैं उनके साथ टैरिफ फ्री या जो टैक्स फ्री, एक्साइज फ्री, यानी कि जो सीमा पर लगने वाले जो शुल्क है उसको शून्य करके या कम करके एक दूसरे के साथ ट्रेड को बेटर करने का प्रयास कर सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद है भू राजनीतिक सहयोग, यानी कि एकीकृत रुख अपनाए वो, कोई भी तनाव हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक साथ आके उसको सोल्व करें, तीसरे ग्रुप की जरूरत ना पड़े। यूएनएससी के जो सुधार है, जैसे अभी हमने बात की कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें मेंबर्स बढ़ाने की बात हो रही है, तो वो सुधार है एक तरह से, है ना, तो वहाँ पे पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इंडिया जैसे देश शामिल होने चाहिए, तो इंडिया या ब्राजील ऐसे देश शामिल होने चाहिए जो कि बड़ी अर्थव्यवस्था है, बड़े देश है, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है इन देशों की, तो उनको वहाँ पर होना ही चाहिए। तो ये जो सुधार है उसके लिए ब्रिक्स जैसे देश जो हैं वो एक साथ आए, ठीक है, वो इसके अगेंस्ट वोटिंग ना करे, इसके सहयोग में या इसके साथ में या इसके फेवर में वोटिंग करें। उसके बाद जैसे डब्ल्यूटीओ है उसके पुनर्गठन के लिए एकजुट हो जाए, आतंकवाद विरोध करे एक साथ आके। तो अब जैसे कि ब्रिक्स में चाइना तो है लेकिन पाकिस्तान मेंबर नहीं है, तो चाइना को आतंकवाद का विरोध करना चाहिए, पाकिस्तान के अगेंस्ट जाके कुछ मुद्दों पर बात करनी चाहिए, या और भी जो आतंकवादी फैलाने वाले जो देश है, आतंकवाद को जो फैलाते हैं, जो उनको फाइनेंस करते हैं, तो उनके संदर्भ में भी उनका विरोध भी होना चाहिए और उसका वे आउट भी होना चाहिए। अगर एससीओ की बात करें तो वहाँ पे रैट्स नाम से है, अगर आपको याद है तो, लेकिन वहाँ पर भी इतना ज़्यादा फोकस्ड नहीं है, तो यहाँ भी अगर ऐसा ही है तो कोई फायदा नहीं है ना। तो ब्रिक्स प्लस का जो सुरक्षा विस्तार है उस पर ध्यान दे कि एक दूसरे का सहयोग करे, अगर जो भी पड़ोसी देश है अगर वो उसको परेशान करते हैं, जैसे इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में जो दो देश हैं, एक चाइना और एक पाकिस्तान है, जिनसे कि जो कि टेरर फैलाते हैं एक तरह से, है ना, सीमाओं पर। तो चाइना तो चलिए यहाँ पर इनका ब्रिक्स में मेंबर ही है, तो यहाँ पर सहयोग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चाइना को पाकिस्तान को काउंटर करना चाहिए या पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया की साइड लेनी चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे एक तो टेररिस्ट या टेररिज्म पाकिस्तान फैलाता है, दूसरा क्योंकि ब्रिक्स के मेंबर्स होने की वजह से सुरक्षा विस्तार भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि जो भी देश है ब्रिक्स के या ब्रिक्स प्लस के, अगर कोई भी दूसरे देश हमले करते हैं तो नाटो की तरह बिहेव करना चाहिए कि अगर एक के अगेंस्ट कोई भी हमला होता है तो सारा ग्रुप है वो अपने अगेंस्ट हमला समझेगा और उसकी सहायता करने के लिए तुरंत पहुंच जाएगा। तो इस तरह की चीजें भी ब्रिक्स में शामिल होनी चाहिए और संघर्ष समाधान को बढ़ावा देना चाहिए। कोई भी अगर ब्रिक्स प्लस में जो दो देश हैं वो आपस में अगर किसी भी कॉन्सेप्ट पर या किसी भी विषय पर एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हैं तो उसको आसानी से और अच्छे ढंग से, प्रभावी ढंग से और पीसफुल तरीके से, यानी कि शांति सहयोग इम्पोर्टेंट हो जाता है, बातचीत करें वो उस तनाव को दूर करने के लिए, जैसे इंडिया और चाइना। बार बार मैं इंडिया चाइना का जिक्र इसलिए आ रहा है क्योंकि यही दोनों देश जो है वो एक दूसरे के अगेंस्ट है ब्रिक्स में जो देश हैं, इसके अलावा तो सभी फ्रेंड्स की तरह ही हैं, तो उनसे कोई आपस में इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनको ये संघर्ष के समाधान को बढ़ावा देने की तरफ बढ़ना चाहिए। उसके बाद है नवाचार साझेदारी, यानी कि इनोवेशन पे भी फोकस करना चाहिए, ठीक है, इनोवेशन इंपॉर्टेंट चीज़ है आज, अनुसंधान, रिसर्च, है ना, तो अनुसंधान पर फोकस करनी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर हम बात करें 18वीं शताब्दी की, 18th सेंचुरी की, तो वहाँ पर क्या था कि जितने भी हमारे जितने भी वैज्ञानिक थे वो ज़्यादातर या तो यूके से बिलोंग करेंगे या यूरोप से या फिर यूएसए से, ठीक है, तो वहाँ पर इनोवेशन ज़्यादा होने की वजह से ही आज स्थिति जो पूरे विश्व की है, इसीलिए है इनकी निर्भरता पश्चिमी देशों पर, डेवलपिंग कंट्रीज की, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर नवाचार और बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं या जो एक तरह से कहते हैं कि इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन हुआ था वो यहीं पर हुआ था, तो इसीलिए वो अभी हमसे कई कदम आगे हैं। अगर इसी एरिया पर ये फोकस करे ब्रिक्स प्लस तो उन पर निर्भरता कम हो जाएगी। तो अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा के संदर्भ में या बात की जाए आजकल एआई के संदर्भ में या सेमीकंडक्टर्स के संबंध में या जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है जो कि नया विषय है, और इसमें जो आगे रहेगा वही देश विश्व में भी आगे रहेगा। डिजिटल कोलैबोरेशन हो आपसी, तो आपने देखा वो डाटा जो है आज का जो बड़ा, जैसे अगर आप बात करो गूगल की, फेसबुक की, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम व्हाट्सएप की भी बात करें, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ये सारे जितने भी बड़े बड़े डिजिटल या सोशल ग्रुप्स हैं, ठीक है, इनके पास बहुत डाटा है, तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है यूरोप, स्पेशली यूएसए, क्योंकि इन्हीं यूएसए ओन्ड कंपनी है ये सारी, यूएसए के ही लोगों के पास है ये। तो अगर इनसे लड़ाई करनी है तो डिजिटल कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ब्रिक्स के देश हैं डिजिटली एक दूसरे का साथ दें। फिर है सॉफ्ट पावर व सांस्कृतिक आदान प्रदान,
तो यहाँ पर भी आपने देखा होगा कि KFC की बात की जाए या जीन्स की बात की जाए, है ना, या मैकडोनल्ड्स की बात की जाए या डोमिनोज की बात की जाए, तो ये हमारे देश के, और हमारे देश के नहीं, सभी देशों के, ये सभी डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर इनका क्या है, बोलबाला है ना, बोलबाला है। और ये मन चाहे कीमत वसूल करते हैं, जितना कभी कहे उतने का ही वसूल करते हैं। तो ये आसानी से और इनके ऊपर निर्भर हो गई है हमारी जो यंग जनरेशन है ना। तो ये जो इनकी एंट्रीज थी ये सॉफ्ट तरीके से थी, ऐसे नहीं है कि ये जबरदस्ती घुस गए हैं, जबरदस्ती आगे डोमिनोज ने, जीन्स ने, KFC ने अपने आप को फैला लिया। शुरू में एक दो आउटलेट्स थे, बट उन्होंने अपनी पसंद से या मॉडर्नाइजेशन कहकर या एक सॉफ्ट पावर के रूप में ये घुसे और अब फैलते ही चले जा रहे हैं, बहुत बड़ा रूप ले लिया। अब इनके अलावा जैसे अगर बात की डोमिनोज के अलावा पिज्ज़ाज इतने इसका विकल्प नहीं बन पा रहे अभी तक भी, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि सॉफ्ट पावर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो कल्चरल आदान प्रदान है, कल्चरल एक्टिविटीज हो, चाहे सॉन्ग्स हो, चाहे गाने हो, चाहे म्यूजिक हो, या कोई और तरीका हो कल्चरली, वो भी अपनाना चाहिए, चाहे वो शैक्षणिक रूप में हो। तो इनको अपनाने के लिए ब्रिक्स को, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका जो नेटवर्क है वो फैलाना चाहिए आपस में, सभी देशों को जो छात्र हैं उनको एक्सचेंज करना चाहिए, उनको स्कॉलरशिप वगैरह देकर उनको नए नए इनोवेशंस और अनुसंधान एरिया में पुश कर कर या अट्रैक्ट करके, है ना। उसके अलावा वीज़ा फ्री कर देना चाहिए, बहुत सारे जो ब्लॉक्स हैं उनको हटा देना चाहिए, वीज़ा फ्री एंट्री देनी चाहिए आपस के देशों को, टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए, और लोगों के बीच जो है संबंध को मजबूती के लिए सोशल जो मीडिया है उसका यूज़ किया जा सकता है। टूरिज्म या टूरिस्ट के साथ जो है एक दूसरे के कल्चर को एक्सचेंज किया जा सकता है ना, कल्चरल एक्सचेंज, जिससे कि, तो जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो जो चाइना के, या बात की जाए साउथ अफ्रीका, इनके जो फेस्टिवल्स हैं, है ना, तो उनके साथ इंट्रोडक्शन हो इंडिया में, और इंडिया के जो फेस्टिवल्स हैं उनका इंट्रोडक्शन हो इन दोनों देशों में या ब्रिक्स प्लस में, है ना। तो इससे क्या हुआ, एक दूसरे के कल्चर के साथ रूबरू होंगे और इम्पोर्टेंस समझेंगे, और एक तरह से जुड़ाव महसूस करना शुरू करेंगे, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ जाता है। जैसे अगर बात की जाए कि एग्जाम्पल पड़ोसी है भाई, एक पड़ोसी है हिंदू है, एक पड़ोसी है मुस्लिम है, ठीक है, और एक है सिख है, ठीक है। तो आपकी बिल्डिंग में रहते हैं ये तीनों, ठीक है, आसपास इनके फ्लैट्स है, लेकिन एक दूसरे के घर नहीं जा रहे हैं ये, ठीक है। तो घर नहीं जाएंगे तो हिंदू सोचेगा मुसलमान पता नहीं कैसे, मुसलमान सोचेगा सिख और हिंदू कैसे हैं, है ना। तो अब हिंदू अपनी होली पर अकेले अकेले वैसे भी वो बोर हो जाएगा, मुस्लिम को भी बुला ले, सिख को भी बुला ले, तब मुस्लिम को ही पता चलेगा, सिख को ही पता चलेगा कि भाई होली भी तो बड़ा मजा आता है, तो बड़ा अच्छा त्यौहार है। तो फिर सब मिलजुल कर करेंगे, फिर मुस्लिम जो है वो अपने त्योहारों पर हिंदुओं को बुलाएंगे, सिख को बुलाएंगे, सिख है जो अपनी लोहड़ी पर बुलाएंगे। तो इस तरह से क्या वो कल्चरल एक्टिविटीज का आदान प्रदान करने से फिर ये तीनों एक दूसरे के साथ एक बॉन्ड बनाएंगे। तो बॉन्ड ऐसे ही बनता है जब एक दूसरे के साथ आते हैं लोग, ठीक है। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि सशक्त गठबंधन बन सकता है ब्रिक्स, और काउंटर कर सकता है बड़े बड़े संगठनों को। और ब्रिक्स प्लस जो है, तो सशक्त गठबंधन बन सकता है ब्रिक्स बाकी के संगठनों की तरह। तो बस बात क्या करनी है, जो ये चुनौतियां हैं इनको रिकवर करना है या इन पर विजय पानी है। वैश्विक दक्षिण की जो प्रभावशीलता है उसको एक पुश मिल सकता है अगर हम ये सारी चीजें कर लें। क्या संस्थागत सुधार हो जाए ब्रिक्स में, वित्तीय एकीकरण हो जाए, या भू राजनीतिक सहयोग एक दूसरे का दे, नवाचार साझेदारी करे, और सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक आदान प्रदान हो। तो गाइस, आज काफ़ी बड़ी क्लास हो गई है, लेकिन ब्रिक्स के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया है, सब कुछ, सब कुछ जितना भी अभी तक है, जो भी ब्रिक्स है उसमें करंट भी है, उसका स्टैटिक पोर्शन भी, स्टैटिक भी, करंट भी, और सब्जेक्टिव पार्ट भी, ठीक है। तो किस तरह से क्या काम हो सकता है, तो यानी चाहे आप वन डे एग्जाम में बैठे, चाहे आप सब्जेक्टिव एग्जाम में बैठे, चाहे आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बैठे, ठीक है, या आप इंटरव्यू में बैठे, कहीं पर भी आप बैठेंगे, अगर ये क्लास ली है तो आप सभी के काम आने वाली चीज़ है। इसमें सारे पॉइंट्स कवर किए गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।